चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मजन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष में और तुम में फिर आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, आप ध्यान से देखेंगे, एक महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। विषय है त्रिविध गंडांत योग, या हम इसको 3 प्रकार के अलग अलग जो दोष जन्म कुंडली में पाए जाते हैं उस संबंध में बात करेंगे। मूल रूप से हम आज मूल नक्षत्रों के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, त्रिविध गंडांत दोष में से पहला जो दोष है उसको नक्षत्र गंडांत दोष कहा जाता है। इन नक्षत्र गंडांत योगों में पर हम इस ध्यान देंगे मित्रगण, रेवती के अंतिम चरण में अंतिम घड़ी जो है वो 2 घड़ी अंतिम घड़ी, और अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घड़ी, इनको गंडांत कहा गया है। गंड का मतलब होता है निकृष्ट और मूल का मतलब होता है जड़। अब इनमें इन नक्षत्रों को 6 विशिष्ट नक्षत्रों को मूल संज्ञा दी गई है, उन नक्षत्रों को मूल कहा गया है। तो मूल में जो उत्पन्न जातक है, क्योंकि ये एक संवेदनशील नक्षत्र होता है और सीधा इसका संबंध माता के पुत्र के जो नवजात शिशु है उसके जो संवेदनशीलता है उसके स्वास्थ्य के लिए है, या उसके जीवन में शुभता या अशुभता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रगण, ध्यान देंगे, यदि आपको ये भाग अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करेंगे। आप कमेंट्स करना भूल जाते हैं, वो आप करते रहेंगे, और आप इसको शेयर करें, क्योंकि आपके आसपास अगर कोई मूल नक्षत्र में पैदा हुआ जातक है तो वो उसके लिए लाभप्रद हो जाए। प्रिय मित्रगण, हम इसको संक्षेप में कहेंगे, विशिष्ट के लिए हम दूसरे भागों में इस श्रृंखला को बनाएंगे। इन 6 नक्षत्रों को हम अलग अलग आपसे कहेंगे। आज हम केवल आपको ये बतला दें कि मूल क्या होते हैं। तो मूल का मतलब होता है, मैंने अभी आपसे निवेदन किया, त्रिविध गंडांत दोष है, उसमें से एक जो है गंडांत दोष नक्षत्र से बनता है, एक तिथि से बनता है, और तीसरा जो है वो लग्न के गंडांत योग से बनता है। गंड का मतलब है किसी एक राशि का, एक नक्षत्र का या एक तिथि का अंतिम भाग और प्रारंभ भाग में जो संधि काल है उसके जो बीच का समय है। जैसे मान लीजिए रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में और अश्विनी के प्रारंभ की 2 घड़ी, ये गंडांत योग कहा गया है। इसमें अश्विनी और रेवती 2 मूल संज्ञक हैं। अब इसमें रेवती जो नक्षत्र है वो मीन राशि के अंतिम नक्षत्र के अंतिम भाग में पड़ने वाला नक्षत्र है। तो ये जो नक्षत्र है ये मूल संज्ञा इसको दी गई है, क्योंकि ये राशि है, मीन राशि का अंत हो रहा होता है और मेष राशि का प्रारंभ होता है। तो मेष राशि का जो अश्विनी नक्षत्र है वो दोष कारक होता है, इसको गंडांत दोष कहा गया। फिर बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने या बड़े बूढ़ों ने या बुजुर्गों ने पाया कि इन विशेष प्रकार की जो तिथि काल है, इसमें जो संध्या है, इसमें जो इनका मिलाप है 2 राशियों का, 2 नक्षत्रों का, इस बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए या संबंधियों के लिए घातक होते हैं, या किन्हीं विशिष्ट दशाओं में ये स्वयं अपने आप के साथ पूरे के पूरे परिवार का नाश करने में उनका दुर्योग होता है। तो किन तिथियों में, किन वारों में, किन नक्षत्रों में वो घातक होंगे, हम इसको श्रृंखलाबद्ध आपको बताते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे यदि आप में से कोई इन नक्षत्रों में है। इन 6 नक्षत्रों को ध्यान रखेंगे, रेवती मूल संज्ञक है, अश्विनी मूल संज्ञक है, अश्लेषा मूल संज्ञक है और मघा मूल संज्ञक है। इसमें ज्येष्ठा और मूल, ये 6 कुल मूल हैं, मूल संज्ञक इनको कहा गया है। क्योंकि इन सारे के सारे नक्षत्रों में, जैसे मान लीजिए मीन राशि और मेष राशि का मिलाप है वो संधि काल है। यहाँ पे अश्लेषा कर्क राशि के अंत भाग में पड़ता है और मघा मेष सिंह राशि के प्रारंभ में पड़ता है। तो ये है युति है, यहाँ पे 2 राशियों की, 2 नक्षत्रों का मेल जो है वो गंडांत दोष कहा गया है। उसको मूल संज्ञा या गंड मूल की संज्ञा भी दी गई है।
तो जब नक्षत्र की बात होगी तो वो गंडमूल कहे जाएंगे, और तिथियों की या लग्न की होगी तो वहाँ पे लग्न होने पर लग्न गंडांत दोष कहा जाएगा। तो इन्हीं राशियों में, इन्हीं नक्षत्रों में जब ये योग होते हैं तो इसकी अंतिम 2 घटी, जैसे मान लीजिए मीन राशि की अंतिम 2 घटी और मेष राशि की प्रारंभिक की 2 घटी, ये गंडांत दोष होगा। इसी तरीके से लग्न में भी यही दोष होगा। अश्लेषा और मघा नक्षत्र के बीच में सिंह राशि और कर्क राशि का जो मेल है वहाँ पे उत्पन्न हुआ जातक दोष कारक होता है। प्रिय मित्रगण, ध्यान यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे कि ये जो सारे दुर्योग हैं ये कब घटित होंगे, तो कृष्ण पक्ष में ये योग थोड़े से प्रबल होते हैं। यहाँ पे कृष्ण पक्ष में तारा बलि होता है। तारा यानी उस नक्षत्र के बलि होने पर वो दोष उस जातक को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। पर शुक्ल पक्ष में ध्यान देंगे मित्रगण, शुक्ल पक्ष में चंद्र बलि होता है, तो चंद्रमा जैसा जन्म कुंडली में होगा उस हिसाब से मूल के प्रभाव की शुभता और अशुभता में वृद्धि को करने में पूरी तरीके से सक्षम होता है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे मित्रगण कि चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है या बुध से दृष्ट है, तो क्रमशः उसकी शुभता में वो वृद्धि होगी। और इन दुर्योगों को जो मैंने आपसे मूल नक्षत्र कहे, उन नक्षत्रों में या उन लग्नों में या उन तिथियों में वो जो दोष है, जो अरिष्ट कारक है, अनिष्ट कारक है, जो कुफल को देने वाला है, जो दुर्योग को उत्पन्न करने वाला है, जो नाश का कारक है, जो मानवता के लिए या उस शिशु के लिए घातक है, उन दुष्परिणामों से बचने के लिए मैं आपको क्रमशः बताऊंगा। प्रिय मित्रगण, आपने त्रिविध दोषों को देखा, मैंने उसके संक्षिप्त परिहार को भी बतलाया। कृष्ण पक्ष में ये दोष ज़्यादा प्रभावी होते हैं और इसके बुरे परिणाम आते हैं। उनको रोकने के लिए मैं आपको अंत में, इस भाग के अंत में उपाय भी बतलाऊंगा। पर यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। नक्षत्र संज्ञक, जो नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, तो उसमें प्रथम है रेवती, दूसरा अश्विनी, तीसरा है अश्लेषा, चौथा है मघा, 5वां ज्येष्ठा और 6वां मूल। ये 6 नक्षत्रों में यदि आप पैदा हुए हैं या आपके आसपास कोई बालक उत्पन्न हुआ है, तब आप ध्यान देंगे और किसी ज्योतिर्विद से, किसी विशेषज्ञ से उस बालक की कुंडली बनवाकर उसका जो उचित समाधान है वो आप कर लें। तो उसकी शांति विधान अगर आप वेदोक्त पद्धति से करते हैं या करवाते हैं, तो वो जो दुष्परिणाम है, इन नक्षत्रों की जो संवेदनशीलता है या इनकी जो तीक्ष्ण मारकता है या इनकी जो उग्र प्रकृति है, वो नाश होती है। अब उनको नाश करके आप जीवन में शुभता को घटित कर लें। मेरा तो आशा ही ये है या मेरे प्राण यही चाहते हैं कि पूरी की पूरी मानवता को ज्योतिषी माध्यम से, ज्योतिष की सरलता, सहजता, सरसता के माध्यम से, ज्योतिष के प्रवाह के माध्यम से, ज्योतिष के उचित ज्ञान के माध्यम से मैं आपके जीवन में शुभता को प्रकट कर सकूं। आप और आपकी मानवता, आपकी सभ्यता वो सुविकसित हो जाए। मैं अपने साथियों सहित, मित्र सहित, अपने जानने वाले लोगों के साथ, मैं उन ज्योतिष प्रेमियों के साथ उनका कल्याण कर सकूं, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं प्रयास करके इन भागों को बनाता हूं। आप लाइक करना, कमेंट्स करने में भी थोड़ी कमी करते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। ध्यान रखेंगे मित्रगण, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स आवश्यक हैं। आप सब्सक्राइब भले ही ना करें, पर उचित तरीके से आप मुझे बताएं किन विषयों पे आप जानना चाहते हैं। मैंने आपको बताया मूल संज्ञक, इन मूलों में भी स्पष्ट तौर पर ये ध्यान देंगे कि एक विशिष्ट योग है, उस विशिष्ट योग को हम विशेष तौर पे देखा जाता है, कहा जाता है और बतलाया भी जाता है। वहाँ पे अभुक्त मूल नामक जो है वो योग जन्म कुंडली में होने पर ज़्यादा घातक होता है। ऐसा अभुक्त मूल जो है वो आप उसकी टाइमिंग को याद रख लें। टाइमिंग के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 घड़ी, अंतिम 2 घड़ी से आशय 24 मिनट, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम 24 मिनट और मूल नक्षत्र के प्रारंभ के 24 मिनट। ये 24 मिनट में जो बालक उत्पन्न होता है वो अभुक्त मूल में पैदा हुआ बालक कहा जाता है। पूर्व काल में, प्राचीन समय में ऐसे बालक को त्याग दिया जाता था या उस बालक की शांति विधान स्पष्ट तौर पर वेदोक्त पद्धति से कराई जाती थी। यदि मूल में कोई बालक उत्पन्न हुआ है तो स्पष्ट तौर पे आप ध्यान रख लें कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल ये बड़े मूल कहे जाते हैं। इनकी शांति विधान 27वें दिन आवश्यक होती है।
वेदोक्त पद्धति से आप इसकी शांति विधान करा लें, वो आपके लिए बढ़िया होगा। और रेवती, मघा और अश्विनी ये थोड़े से मृदु हैं, ये सौम्य संज्ञक हैं, पर है तो उग्र ही। आप इनकी उग्रता के हिसाब से आप इनका उपचार जरूर करा लें। याद रखेंगे मित्रगण, संक्रांति के समय पड़ने वाले ऐसे नक्षत्र घातक होते हैं, कृष्ण पक्ष में ऐसे नक्षत्र घातक होते हैं, सुबह या शाम की संधि काल में यदि ये होता है तो बहुत घातक होते हैं। प्रिय मित्रगण ध्यान देंगे, दिन में जन्म होने पर पिता के लिए नुकसानदायक हो सकता है वो बालक, रात्रि में जन्म होने पर माता के लिए ये बालक नुकसानदायक हो सकता है, और दोनों संधि काल में सुबह और रात्रि के संधि काल में या रात्रि और दिन के संधि काल में अगर कोई बालक पैदा होता है तो वो स्वयं अपने आप के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, और उसकी वेदोक्त शांति आप विधान करवा लें। इसके लिए हमारे बड़े बूढ़े पहले से बहुत सजग थे, सचेत थे। वो जोशी को बुलाकर जोशी से मूल की वस्तुओं का दान करते थे, फिर उसकी वेदोक्त शांति विधान आवश्यक तौर पे करा लेते थे। मित्रगण ध्यान देंगे, बड़े मूल मैंने आपसे कहा अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, इनकी वेदोक्त शांति विधान 27वें दिन के बाद 28वें दिन वही नक्षत्र आता है आप करवा लें। यदि आप जन्म समय में उसकी उचित शांति विधान नहीं कराते हैं तो 8वें वर्ष तक आते आते उसकी दुगुणित मात्रा में आप उसका शांति विधान करवाना होता है। 16 वर्ष के बाद उसको चौगुना करना होता है। तो आप प्रारंभ में ही उस बालक के स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य सौभाग्य के लिए, उसके सकुटुंबी या परिवार के अन्य लोगों के लिए, जैसे माता है या मातुल है, मामा पक्ष को आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो शांति विधान करवा लें। विशिष्ट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे मेरी ज्योतिषीय सहायता आप ले सकते हैं। ये फ्री है बिल्कुल, आप जब चाहे जब आप मैसेज करके, कमेंट्स करके मुझे आप भी बतला सकते हैं। आप ईमेल करके या आप मेरे दिए गए साधनों पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण ध्यान देंगे, ये एक आवश्यक भाग है और इस भाग को मैं क्रमशः इन अलग अलग 6 प्रकार के मूलों को आपसे कहूँगा। मित्रगण यहाँ पे ध्यान देंगे कि विशेष तौर पर चैत्र के महीने में, कार्तिक के महीने में, श्रावण के महीने में, पूष के महीने में यदि मूल नक्षत्र में कोई बालक जन्म होता है तब उसकी शांति विधान अत्यावश्यक है। प्रिय मित्रगण ध्यान रखेंगे, आप ऐसे किसी बालक को जानते हैं, ऐसे किसी रिश्तेदार या संबंधी को जानते हैं जो इन मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसकी शांति विधान ना करवाई गई है या उसकी कुंडली में कोई दुर्योग है। विशेष तौर पर मैंने आपसे निवेदन किया कि जन्म राशि के किन भागों में चंद्रमा होने पर वो घातक होगा। मित्रगण ध्यान देंगे, 6वें, 8वें और 12वें मूल बहुत खराब होते हैं, उनकी शांति विधान वेदोक्त पद्धति से करवा लें तो जीवन में एक व्यवस्थापन आता है, एक सामंजस्य आता है, एक स्थायित्व आता है, एक मधुरता आती है, अन्यथा वो दोष कारक होता है। मित्रगण मिलते हैं अगले भाग में। हम उस भाग में आपको इन 6 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र, जैसे मान लीजिए हम प्रथम रेवती या अश्विनी को लेके आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इस भाग को देखेंगे और जहां मेरी आवश्यकता हो कॉल करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।